हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और साथ ही साथ उसके उपयोग के देखेंगे। दोस्तों इसके पिछले वीडियो हम लोग डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि और सामान्य विधि को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं। इस वीडियो हम लोग देखेंगे डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण क्या होता है, उसका रासायनिक गुण क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इन सभी टॉपिक को आज के वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 12 हाई स्कूल साइंस चैप्टर वाइज पढ़ाई जाती है। स्पेशली अगर 12 का देखा जाए तो दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाई जाती है। इसलिए आप जुड़ करके हमारे चैनल से अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में देखेंगे डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण तथा इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो दोस्तों डाई एथिल ईथर का जो उपयोग किया जाता है यह एक रंगहीन होता है और वाष्पशील द्रव होता है, यानी कि यह वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है। और इसका जो क्वथनांक होता है 34.5 सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि दोस्तों 34.5 सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो यह द्रव से वाष्प में चेंज हो जाता है। और दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है ईथर, यानी कि डाई एथिल ईथर ज्वलनशील द्रव है, यानी कि जब इसको जलाते हैं तो जलने लगता है। और तीसरा होता है इसे त्वचा पर डालने पर ठंडा अनुभव होता है। सबसे बहुत प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी है कि जब इसे हम त्वचा पर डालते हैं तो हमें ठंडा अनुभव होता है, तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी है कि यह द्रव में अल्प विलीय है, परंतु एथिल एल्कोहल व अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से क्या होता है, विलीय होता है। यानी कि दोस्तों जब इसे हम जल में घोलेंगे तो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुल पाता है, परंतु कार्बनिक विलायकों और एथिल एल्कोहलों में पूर्ण रूप से क्या होता है, विलीय होता है। चौथा नंबर है कि यह जल से हल्का होता है, यानी कि दोस्तों जल से हल्का होता है, इससे जल में पूर्ण रूप से विलीय नहीं होता है। और इसका 20 सेंटीग्रेड ताप पर आपेक्षिक घनत्व जो होता है 0.713 होता है। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी था डाई एथिल ईथर के। अब दोस्तों देखते हैं इसका रासायनिक गुण, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। अगला हेडिंग डालते हैं डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग ईथर का जो रासायनिक गुण होता है उन प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। अगर आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ईथर वाले को आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कुछ रासायनिक गुण के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं दहन। सबसे पहला हेडिंग इसमें डालते हैं दहन, यानी कि दोस्तों डाई एथिल ईथर का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दोस्तों डाई एथिल ईथर का जो सूत्र होता है C2H5 फिर OC2H5, ये आपका है डाई एथिल ईथर। जब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है तो दोस्तों यह चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस जल यहाँ से मिलता है H2O। और दोस्तों दोनों पक्ष का बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 से और यहाँ पर 5 से। अब देखेंगे कार्बन की संख्या इधर कितना है, 2 2 4 है, तो इधर भी कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। दोस्तों ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है, 4 दूना के 8 और 8 5 13 है। और दोस्तों इधर देखेंगे कार्बन की संख्या 6 दूना के 12 और 1 13, यानी कि दोनों पक्ष में यह बैलेंस है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर का दहन O2 के साथ किया जाता है तब
कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी कि जल प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों डाई एथिल ईथर का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है तो ये दो चीज़ यहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल यहाँ से देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब होता है जल। और दोस्तों ये है आपका ऑक्सीजन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन और ये है आपका डाई एथिल ईथर, यहाँ पर लिख लेते हैं डाई एथिल ईथर। पहला रासायनिक गुण में आपको याद रखना है कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। दूसरा नंबर दोस्तों देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण। दूसरा नंबर होता है ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम लवण का बनना, ऑक्सोनियम लवण का बनना। तो दोस्तों ऑक्सोनियम, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ईथर वाला जो यौगिक होता है, जैसे ईथर वाला जो यौगिक होता है, जैसे डाई एथिल ईथर की ही बात कर लेते हैं, जैसे C2H5 फिर OC2H5। इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, ऑक्सीजन परमाणु के पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यानी कि दोस्तों दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इन्हीं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह क्षार की भांति व्यवहार करता है। यानी कि दोस्तों जो डाई एथिल ईथर होता है यह क्षार की भांति व्यवहार करता है और जब क्षार किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वहाँ पर साल्ट बनता है, तो उसी को कहा जाता है ऑक्सोनियम लवण। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब डाई एथिल ईथर, जैसे आपका है डाई एथिल ईथर C2H5 फिर OC2H5 और यहाँ पर दो लोन पेयर होता है, जब इसकी क्रिया कराई जाती है अम्ल के साथ, जैसे सांद्र H2SO4 के साथ ही करा लेते हैं, इसके साथ अब क्रिया कराई जाती है तो दोस्तों यहाँ से ऑक्सोनियम लवण बनता है। यानी कि C2H5 फिर O और यही पर H जुड़ जाता है, फिर C2H5 एक लोन पेयर और दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है, H हो जाता है और यहाँ से यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या जुड़ जाता है H और इसके बाहर हो जाता है आपका HSO4 माइनस। दोस्तों हम जानते हैं कि जब H2SO4 को जब तोड़ा जाता है, जैसे यहीं पर देख लेते हैं H2SO4 जब टूटता है तो यहाँ से मिलता है H प्लस और प्लस HSO4 माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या प्राप्त होता है कि जब आपका डाई एथिल ईथर है, जब सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तो यहाँ से बनता है डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो दोस्तों इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और ये है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों ये बन जाता है डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों एक और देख लेते हैं ऑक्सोनियम लवण में, दूसरा इसमें देख लेते हैं ऑक्सोनियम लवण का बनना। जैसे C2H5 फिर O है C2H5, इसकी जब क्रिया कराई जाती है दोस्तों HCl के साथ, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनता है C2H5, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या बन जाता है C2H5 फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक लोन पेयर बचता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है C2H5 और इसके बाहर हो जाता है Cl माइनस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है डाई एथिल ईथर की क्रिया की गई है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया गया है। तो दोस्तों क्या बना है, डाई एथिल ऑक्सोनियम और Cl से क्लोराइड बना है। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं जल अपघटन। अगला हेडिंग डालते हैं तीसरा नंबर, जल अपघटन। दोस्तों जो डाई एथिल ईथर होता है, सामान्य परिस्थितियों में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारों के द्वारा जल अपघटित नहीं होता है, बल्कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में यह डाई एथिल ईथर जल अपघटित होकर के एथिल एल्कोहल का निर्माण करता है। जैसे दोस्तों अगर देखेंगे, जैसे है आपका डाई एथिल ईथर C2H5O, यानी कि दोस्तों है आपका C2H5 फिर O C2H5 डाई एथिल ईथर है। यह सामान्य परिस्थिति में जल अपघटित नहीं होता है, बल्कि जैसे यहाँ पर वाटर लेंगे, बल्कि यह तनु H2SO4 और उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में यह जल अपघटित हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से बनाता है C2H5OH एथिल एल्कोहल। अब दोनों पक्ष के बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 5 1 6 2 12 है, इधर ही 5 2 10 2 12। अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर। और दोस्तों इसका नाम है जल, और ये है आपका एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जब डाई एथिल ईथर को सामान्य परिस्थितियों में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारों के द्वारा जल अपघटित नहीं होता है, परंतु तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप व उच्च दाब की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि दोस्तों क्या होता है, जो डाई एथिल ईथर होता है सामान्य परिस्थिति में अम्ल और क्षारों के द्वारा जल अपघटित नहीं होता है, परंतु तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। दोस्तों अगला हेडिंग डालते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सांद्र सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 के साथ अभिक्रिया। दोस्तों डाई एथिल ईथर जो होता है सामान्य, इसको जब सांद्र H2SO4 के अधिक के साथ तेज गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के एस्टर बनता है और साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, जैसे आपका है C2H5 फिर O C2H5 डाई एथिल ईथर की क्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं, मतलब H2SO4 के साथ कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है C2
H5HSO4 और प्लस यहाँ से वाटर रिमूव होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से जब किया जाता है तो यहाँ से बनता है, यहाँ पर 2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2, तो दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है एथिल, H से हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस क्या होता है जल, और ये है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है दोस्तों डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यानी कि दोस्तों जब डाई एथिल ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में जल प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों तेज गर्म करेंगे, यानी कि तेज क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग चौथा नंबर प्रॉपर्टी को देख चुके हैं। अगर आप इसको थ्योरी के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तेज गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल प्राप्त होता है। अब दोस्तों आइए 5वां नंबर रासायनिक अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। 5वां नंबर दोस्तों है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब HI के साथ अभिक्रिया। और दोस्तों हाइड्रोजन आयोडाइड में इसमें 2 मिलता है, एक ठंडे HI के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और दूसरा नंबर गर्म HI के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ठंडे HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों जैसे है डाई एथिल ईथर है C2H5, फिर O है C2H5, यानी कि पहला कंडीशन में हम करते हैं ठंडे HI के साथ अभिक्रिया। ठंडे HI के साथ दोस्तों क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है। डाई एथिल ईथर HI लेना है, यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब ठंडे HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, एक के साथ I जाता है और यहाँ पर H जाता है, मतलब यहाँ पर C2H5 फिर OH, C2H5OH और दूसरा नंबर C2H5I प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और दूसरा नंबर प्राप्त होता है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और ये आपका है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। यानी कि दोस्तों जब ठंडे HI के साथ डाई एथिल ईथर की क्रिया कराई जाती है तो एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों इतना पॉइंट नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम कराते हैं गर्म HI के साथ अभिक्रिया, तब क्या प्राप्त होता है। अब दोस्तों अभिक्रिया कराते हैं डाई एथिल ईथर की गर्म HI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे आपका है C2H5 फिर OC2H5, इसकी क्रिया कराते हैं HI। दोस्तों कैसा रहेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड गर्म अवस्था में रहेगा। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ पर I और यहाँ पर I और यहाँ पर H का 2 अणु। तो दोस्तों यहाँ पर कितना, I का 2 अणु इस्तेमाल हुआ है, H का भी 2 अणु। तो दोस्तों यहाँ से निकल जाता है H2O और यहाँ C2H5I और C2H5I, मतलब C2H5I का 2 अणु मिलेगा। यानी कि दोस्तों 2C2H5 फिर I और यहाँ से क्या निकल जाता है, जल। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और ये आपका हो जाता है जल, और इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर। यानी कि दोस्तों जब गर्म HI के साथ अभिक्रिया डाई एथिल ईथर के कराते हैं तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का 2, एथिल आयोडाइड का 2 मॉलिक्यूल मिलता है प्लस जल निकलता है। जबकि दोस्तों हम करा रहे थे गर्म के साथ, यानी कि ठंडे के साथ करा रहे थे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं C2H5 फिर OC2H5, और यहाँ पर जब ठंडे HI यानी कि ठंडा HI के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक करते थे, यहाँ पर I और यहाँ पर H। तो दोस्तों यहाँ से बनता था C2H5OH और C2H5I, यानी कि दोस्तों C2H5OH और प्लस C2H5I। एक मिलता था एथिल एल्कोहल,
एथिल एल्कोहल और दूसरा नंबर था एथिल आयोडाइड। ये दोनों रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। इसमें पूछा गया था कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया ठंडे एचआई के साथ तथा गर्म एचआई के साथ कराया जाता है तब क्या प्राप्त होता है। जब ठंडे एचआई के साथ कराया जाता है तो एथिल एल्कोहल प्लस एथिल आयोडाइड, और जब गर्म एचआई के साथ कराया जाता है तो एथिल आयोडाइड और प्लस जल प्राप्त होता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों कराते हैं क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं। छठवां नंबर दोस्तों कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं डाई एथिल ईथर की। तो दोस्तों जब डाई एथिल ईथर की क्रिया PCl5 के साथ कराया जाता है, जैसे C2H5 फिर O C2H5, डाई एथिल ईथर की क्रिया दोस्तों PCl5 के साथ कराते हैं, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से इस बांड को ब्रेक करेंगे, फिर इस बांड को, तो यहाँ पर एक Cl यहाँ पर, और बचेगा PCl3। तो दोस्तों यहाँ पर C2H5Cl फिर C2H5Cl, यानी कि C2H5Cl का 2 मॉलिक्यूल मिलता है। तो यहाँ पर 2 C2H5Cl और दोस्तों यहाँ से POCl3। तो दोस्तों इसका नामकरण लिख लेते हैं। इसका नाम था डाई एथिल ईथर और ये था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और दोस्तों ये था आपका एथिल क्लोराइड, और ये इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड और दूसरे नंबर पर फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं और थ्योरी फार्म में भी आप लिख सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो एथिल क्लोराइड और साथ में फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अगला रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 7वां है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3COCl के साथ अभिक्रिया। दोस्तों जब एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है डाई एथिल ईथर के साथ तो दोस्तों यहाँ पर एस्टर प्राप्त होता है। यहाँ पे चिन्ह लगा लीजिएगा, गर्म किया जाता है, यानी कि दोस्तों करते हैं C2H5 फिर O C2H5। एसिटिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3COCl और ये किया जाता है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर उपस्थिति होता है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ये आपका Cl है, तो इस बांड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और यहाँ से इस बांड को ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ C2H5Cl यहाँ से बन जाता है और CH3COO यानी कि दोस्तों यहाँ से बनता है CH3COO और प्लस C2H5Cl, यानी कि दोस्तों यहाँ C2H5Cl ले लिए तो ये बन गया C2H5Cl और यहाँ CH3CO फिर O C2H5। दोस्तों एस्टर मिला है जो इसका नाम होता है एथिल एथेनोएट और प्लस इसका नाम होता है एथिल, Cl का मतलब होता है क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है और इसका नाम है डाई एथिल ईथर
और दोस्तों इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड यानी कि दोस्तों जब एसिटिल क्लोराइड के साथ डाई एथिल ईथर की क्रिया कराते हैं तो एथिल एथेनोएट और दूसरा नंबर पे एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब दोस्तों अगला रिएक्शन इसी में आता है, 8वां नंबर आता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। दोस्तों जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एथिल एसीटेट के 2 अणु मिलते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे है आपका C2H5 फिर O C2H5। इसकी क्रिया कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब होता है CH3 फिर CO फिर O फिर CO और यहाँ पर CH3, यही होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी कि दोस्तों इसको अगर लिखना चाहे तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं CH3 CO का ट्वाइस होता है फिर O, इसी को कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है, एक बांड यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों एक बांड यहाँ से भी ब्रेक होगा तो दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा CH3 COO C2H5 और यहाँ से भी CH3 CO C2H5, यानी कि दोस्तों 2 CH3 COO C2H5। ये आपका एस्टर है जिसका नाम है एथिल। C2H5 से होता है एथिल और मेथ एथेनोएट। एथिल एथेनोएट जो एक प्रकार का क्या होता है, एस्टर होता है। और ये आपका होता है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग देख चुके हैं कि जब डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथिल एथेनोएट का एस्टर प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को देख चुके हैं डाई एथिल ईथर से संबंधित, तो इतना आपके लिए बहुत काफ़ी है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईथर का क्या उपयोग होता है इसके। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं डाई एथिल ईथर का क्या उपयोग होता है। दोस्तों स्पेशली अगर देखा जाए तो इसका जो उपयोग किया जाता है तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा नंबर होता है विलायक के निष्कर्षण में, किसी विलायक को निष्कर्षण करना है, शुद्ध करना है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर इसका यूज किया जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण के रूप में तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के विलायक के रूप में किया जाता है। और चौथा नंबर होता है शल्य चिकित्सा के निश्चेतक के रूप में। इसका मतलब है कि जो डाई एथिल ईथर का जो उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सक में भी किया जाता है, जहाँ पर अस्थायी रूप से बेहोशी उत्पन्न करना हो तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। हालांकि इसका कुछ दोष भी है, जब यह हम श्वसन जो नली होता है श्वसन तंत्र में यह जलन उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। फिर भी इसका आज के समय में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज ज़्यादातर किया जाता है बेहोशी उत्पन्न करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी हालांकि न रहने पर भी इसका उपयोग किया जाता है, शल्य चिकित्सक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह इस उपयोग को हम लोग देख लिए। और दोस्तों इस तरह हम लोग ईथर वाले पूरे चैप्टर को देख चुके हैं। और इसमें एक टॉपिक बचा है एनिसोल। एनिसोल के निर्माण करने की सामान्य विधियाँ, इसके रासायनिक गुण, इन सभी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फिनाल वाले चैप्टर को देखेंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।